और जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी की बात तो होती नहीं है। और जब तक आप लोग पैसा लेके वोट दीजिएगा नरेंद्र मोदी को, तो नरेगा मनरेगा और खत्म हो जाएगा। अग्निवीर टाइप के नौकरी होंगे, दो तरह की नौकरी बचेगी, एक टीचर का लगभग वो भी नियोजित और संविदा, और दूसरा स्टेट फोर्स, वो भी हमको लगता है आने वाले समय में अग्निवीर न हो जाए। तो आपकी पूरी देश की जो नौकरी है, जो सबसे ज्यादा है, वो प्राइवेट होता जा रहा है, और प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। अडानी या बड़े पूंजीपतियों का मामला कौन तय करेगा कि नौकरी में कौन आएंगे? नौकरी में एसटी नहीं आएंगे, नौकरी में एससी नहीं आएंगे, नौकरी में ईबीसी नहीं आएगा, नौकरी में ओबीसी नहीं आएगा। कौन आएगा? जो कैपिटलिस्ट का बेटा होगा, जो पप्पू झा का बेटा होगा, जो पप्पू दुबे का बेटा होगा, जो पूंजीपति का बेटा होगा, नौकरी में वो आएंगे। नौकरी में पप्पू जाटा, पप्पू राम, पप्पू आदिवासी, पप्पू निषाद, पप्पू मला, पप्पू केवट नहीं आएगा। और जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी की बात तो होती नहीं है। और जब तक आप लोग पैसा लेके वोट दीजिएगा नरेंद्र मोदी को, तो नरेगा मनरेगा और खत्म हो जाएगा। तो ये पैसा देके अब भगवान मिल गया, अंबेडकर को छोड़ दीजिएगा। भगवान की पूजा हो, करिए, हम भी करते हैं। भगवान भीतर में पूजा होती है, भगवान का मजाक नहीं बनाया जाता है बीजेपी की तरह। ये लोग भगवान को बेचते हैं और हम लोग भगवान को जीते हैं। तो बेचने वाले और जीने वाले में फर्क है। तो ये सौदागर हैं ये लोग। तो और भगवान के नाम पर हम सब के साथ ये कंप्लीट रूप से दलित, गरीब, आदिवासी, ईबीसी, पिछड़ों के अधिकार को मार दिया है। मजदूर तो अब इस देश में समझिए समाप्त हो गया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस कमेटी को, जो साथी, जो युवा मनरेगा मजदूर का धरना आप लोग बड़े बृहद रूप से रखे हैं। यह आवाज मनरेगा को लेकर के क्वेश्चन इधर भी हमारे साथियों ने उठाया था। हम आपको वचन देते हैं, मनरेगा के मुद्दों को लेकर आप जिस तरीके से मनरेगा के पैसे को सरकार दूसरे विभाग में ढकेल देती है और उसमें मजदूरों की भागीदारी कम होती है, यह सबसे बड़ा जो मिलता है उसमें भी हमको अधिकार नहीं मिलता। वो जहां मजदूर का अधिकार कम है, मनरेगा को दे दिया जाता है किसी अलग योजना में, और अलग योजना दे करके अभी नीतीश कुमार महिला योजना शुरू की है, महिला मिलन। अरे नीतीश जी, ममता का क्या हाल है, आशा का क्या हाल है, जीविका का क्या हाल है, मनरेगा मजदूर का क्या हाल है? आप उसकी जिंदगी की बात नहीं करते हैं और मिलन की बात करते हैं। इस देश में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट महिला देती है, सबसे ज्यादा। काहे देते हैं सबसे ज्यादा वोट आप लोग? इसीलिए आपका जो भी मुद्दा होगा हम अपने भाई से डिटेल, ये जो सोचते हैं चाहते हैं, ले लेते हैं। और सदन आज चलेगा कि नहीं, मेरा आज डिजास्टर पर बोलना है, तो हम आपका मुद्दा भी डिजास्टर पे ढुका देंगे। डिजास्टर का मतलब क्या? मेन डिजास्टर भी तो डिजास्टर है, नहीं है क्या? मेन आदमी के साथ जो लोग डिजास्टर हो रहा है वो डिजास्टर नहीं है। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव रहा है वही है हमारा संविधान का भाव। तो जिस अधिकार को लेकर के यहाँ पर आप सारे इंटेलिजेंट लोग, बौद्धिक लोग, पढ़े लिखे लोग और देश को निर्मित करने वाला जो बैंकिंग सिस्टम है उसके आप बहुत ही दायित्व और कर्तव्यों के साथ निर्वहन करने वाले, आप समाज के अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप एक
बहुत ही अच्छे इंसान लोग यहाँ हैं। मुझको नहीं लगता कि लगातार आज़ादी के बाद, पहली बात याद कीजिए, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले 10 साल में 20 सालों में गरीबी खत्म करने की बात आई थी, एजुकेशन निरक्षरता खत्म करने की बात आई थी। ये 20 साल ये क्लोजर था, लाइन ऑफ एक्शन था। जब 40 करोड़ की आबादी थी तब ये बात आई थी कि हम हिंदुस्तान से गरीबी को बिल्कुल खत्म करेंगे और इक्वल करेंगे, इक्वल जस्टिस करेंगे, इक्वल इकोनॉमी करेंगे। ये सारे मुद्दे हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और हम लोग गवर्नमेंट रिफॉर्म करने जा रहे थे तब ये बात उठी थी। लेकिन आप याद करिए, जब हम 123 करोड़ के हुए तो हमारी निरक्षरता, हमारा जो एजुकेशन ग्रोथ है, अब आप लोग साक्षरता को मान लेते हैं आप अपनी ताकत। मैं साक्षरता को ताकत नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ जो समाज, जो वर्ग, जो समुदाय जो बीए और एमए किया हुआ है, जिसको अपने विवेक से जीने और जिसकी इकोनॉमी 40,000 से ऊपर हो, वही एक लाइफ है। नाम लिखने वाला जो निरक्षरता और साक्षरता के बीच में जो लोगों ने लटका दिया है, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। तो आप जरा याद करिए गरीबी की क्या स्थिति है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप याद करिए, अभी जाति जनगणना हुआ है बिहार में, तेलंगाना में भी ये बात उठी है। जाति जनगणना में 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, 96% लोगों के पास व्हीकल नहीं है, व्हीकल, और 78% लोगों के पास खपरे का घर है, भीत है और टीन का घर है। लगभग 82% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, वन बीघा। किसके पास इस हिंदुस्तान में जमीन है? कितने लोग आप लोग नौकरी पेशा में हो? 123 करोड़ में कितने लोग? मैक्सिमम 2 करोड़, 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ लोगों में जो ईबीसी के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, वो कितने परसेंट है? 0.2। आप लगभग 10 करोड़ 69 लाख आदिवासी इस हिंदुस्तान में है, जिसकी संख्या उठा के देखो कि आदिवासी कितने लोग एजुकेशन पढ़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन करते हैं, इसके पीछे आपकी जो ताकत है समाज की। अभी बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट कौन देता है? दलित, ओबीसी। महाराष्ट्र में इसकी सरकार कौन बनाया? ईवीएम को यदि मैं छोड़ दूं तो महाराष्ट्र में इसकी सरकार कौन बनाया? ओबीसी, मराठा इनको वोट कम दिया, माइनॉरिटीज के लोग कम दिए, दलित में बंटवारा हुआ। बीजेपी के बारे में एक बात समझिए, मैं बीजेपी के बारे में मेरी मान्यता क्या है। बीजेपी आपको डायरेक्ट नहीं मारेगा, बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है, और बीजेपी को मुसलमान से पंगा भी नहीं लेना है। जो गल्फ कंट्री है, ऊर्जा है, तेल है, ये बीजेपी वहां नतमस्तक होती है। और जब हिंदुस्तान में 18 करोड़ आबादी है मात्र मुसलमान की, मुसलमान किसी से लड़ेगा नहीं, मैं जानता हूं, सवाल नहीं उठता। आज वो बांग्लादेश की बात उठाता है। बांग्लादेश जब इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, इकोनॉमिकल हम सस्टेन कर रहे थे बांग्लादेश में यूसुफ के बाद, तो लगभग यहाँ के पूंजीपति, उद्योगपति बांग्लादेश चले गए। इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश आज भारत का अच्छा दोस्त नहीं होता। और भारत का व्यापार सबसे ज्यादा यही मोदी जी फोन करके अदानी को 33% शेयर दिए, और आज बांग्लादेश स्थापित है। एक तरफ बांग्लादेश के पीएम यहाँ है, एक तरफ बांग्लादेश का सारा व्यापारी का व्यापार चल रहा है। अदानी के व्यापार पर कोई हमला नहीं है।
दूसरी तरफ यहाँ के जोगी टाइप के लोग, बाबा टाइप के लोग कहते हैं वहाँ हिंदू पर हमला है। मैं कहता हूँ यदि वहाँ हिंदू पर हमला है तो मोदी जी यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? यदि इंदिरा गांधी होते तो अभी तक बांग्लादेश को भी सेध दिया होता, लेकिन मोदी जी इसीलिए यहाँ चुप है क्योंकि अदानी की संपत्ति वहाँ फंसी हुई है, अदानी का पैसा वहाँ फंसा हुआ है, मोदी जी का पैसा वहाँ फंसा हुआ है। मैं इसको समझिए कि आपका आरक्षण नहीं बचेगा, इसको लिख लीजिए सादे कागज पर। सर 11 सालों में कितनी बैंकिंग की वैकेंसी निकली, कितना रेलवे में वैकेंसी निकला, बैंक की कितनी वैकेंसी आई, हाउ टू मच आप हमको बता दीजिए। आप 11 सालों में मोदी जी ने वैकेंसी बंद कर दी, 11 साल के बाद नौकरी बंद हो जाएगी, तो रहेगा नहीं। अग्निवीर टाइप के नौकरी होंगे, 2 तरह की नौकरी बचेगी, एक टीचर का लगभग वो भी नियोजित और संविदा, और दूसरा स्टेट फोर्स, वो भी हमको लगता है आने वाले समय में अग्निवीर ना हो जाए। तो आपकी पूरी देश की जो नौकरी है, जो सबसे ज्यादा है, वो प्राइवेट होता जा रहा है, और प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। अदानी या बड़े पूंजीपतियों का मामला कौन तय करेगा कि नौकरी में कौन आएंगे? नौकरी में एसटी नहीं आएंगे, नौकरी में एससी नहीं आएंगे, नौकरी में ईबीसी नहीं आएगा, नौकरी में ओबीसी नहीं आएगा। कौन आएगा? जो कैपिटलिस्ट का बेटा होगा, जो पप्पू झा का बेटा होगा, जो पप्पू दुबे का बेटा होगा, जो पूंजीपति का बेटा होगा, नौकरी में वो आएंगे। नौकरी में पप्पू जाटा, पप्पू राम, पप्पू आदिवासी, पप्पू निषाद, पप्पू मला, पप्पू केवट नहीं आएगा। तो आरक्षण को डायरेक्ट नहीं समाप्त करेंगे ये लोग धीरे 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 ये लोग पूरा का पूरा नौकरी खत्म कर देंगे, और नौकरी को ये लोग प्राइवेट कर देंगे। जैसे अभी मोदी जी ने एक ऐसी नौकरी जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आप उठा के देखो। दूसरी तरफ आप एक बात बताइए, अब 40 लाख रुपया कौन दलित और गरीब का बेटा नौकरी के लिए देगा? तो 40 लाख नहीं देगा तो बहाली किसकी होगी? बहाली पप्पू यादव, पप्पू पासवान की नहीं होगी। तो चारों तरफ से आप पर हमला है। आप एक तरफ क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप आरक्षण को विस्तारित की बात कर रहे हैं। आप 67 स्टालिन ने जो आते हुए जिस आरक्षण स्टालिन ने जिस तरह के आरक्षण की वकालत की, कांग्रेस के रीजन में अशोक गहलोत ने जिस तरीके से आरक्षण की वकालत की, आज पूरे देश में आरक्षण के मुद्दों पर लगभग 67 से लेकर के 78% आरक्षण को बढ़ाने के तर्ज पर हम लोग की आवाज उठनी चाहिए। आप 10% आरक्षण हम ऊंची जात के भाई को दे दिए, आप मेरा आरक्षण दिए, हमने आपका विरोध नहीं किया, हमने कहा कि जो ऊंची जात के गरीब है ठीक है उसको भी मिले, लेकिन आप जो मेरा राइट था आरक्षण का आपने उसको नहीं दिया। क्यों? आप मेरे राइट्स को रोक दिए। आप जाति जनगणना के खिलाफ है, आप निचले ईबीसी के खिलाफ है, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप दलित के खिलाफ हैं, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। इनको हिम्मत नहीं है, नहीं लड़ पाएंगे ये, ना मुसलमान लड़ेगा किसी भी कीमत पर, ना ये बाहर जाके लड़ेगा। ये लड़ रहे हैं बड़ी दिमाग से, और ये जनता के नौकर नहीं है, ये अदानी के नौकर है, और इन्होंने अपना नौकर बना लिया यूपीएससी बीपीएससी के चेयरमैन को। सारा चेयरमैन, सारा आप कह रहे हो जुडिशियली में आरक्षण कौन देगा आपको? आपकी सरकार बनती है तो आप प्राइवेट नौकरी में आरक्षण की मुखालफत क्यों नहीं करती हो? मायावती की सरकार बनी, अभी नीतीश कुमार ओबीसी है, तेलंगाना में आपकी सरकार है,
आप क्यों नहीं निजीकरण कर देते हो? कहा है आप प्राइवेट में नौकरी नहीं दे रहे हो? आपकी सरकार बनती है, आप देते हो नौकरी आप निजी क्षेत्र में, क्यों नहीं करते हो? आप करिए 60%। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर निजी क्षेत्र में आरक्षण करिए। सरकार में क्यों नहीं कर रही है? आप फिर वही बात, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? हम लोग भी तो करें, हम लोग भी करें। वो तो नहीं करेगा, लेकिन जब लालू यादव की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, ममता की सरकार है, जो दलित और माइनॉरिटीज की बात करता है, हम लोग अपनी बात क्यों नहीं करते? हम लोग करें। इसीलिए तुम बुरा हम अच्छा कैसे भाई, और हम अच्छा तुम बुरा कैसे? सिर्फ ये ऐसे 150 आदमी बैठ करके कुछ नहीं होगा, समझे? आप लोग ये विधवा की तरह रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओबीसी को समझाइए, ईबीसी को समझाइए। देश में बीजेपी रह गई और 5 साल, और यदि इस नरेंद्र मोदी को इस बार 300 से ज्यादा सीट आ गया होता, तो आप याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति प्रणाली का चुनाव करवाता, कोई चुनाव नहीं होता, संविधान बदलता, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को खत्म करता, और ये हेडगेवार के विचारों को लाके खड़ा कर देता। इसीलिए जब तक इस देश का ओबीसी, ईबीसी, दलित, भगवान ओबीसी को लगता है ये कौन है, ये बंदर, ये कौन बाबा है, सब बोलता है बाबा है, क्या नाम है, चुप है, कौन छोड़वा नहीं है, कौन स्वामी आगेश्वर, कौन आगेश्वर, कौन कहता है? अब उसके पीछे पीछे सब ओबीसी चल रहा है, सब दलित चल रहा है। तो जब आप भगवान मिल ही गया आपको, अब मंदिर मिल ही गया, उसके बाद इन लोग को ओबीसी को कुछ चाहिए नहीं, तो काहे ले लड़ रहे हम लोग? कह रहा है भगवान ठीक, राम ठीक, तो राम ठीक, भगवान ठीक, काहे ले करूं? तो पहले ओबीसी को समझाइए, आपको भगवान पूजा करिए, लेकिन आपको अंबेडकर चाहिए। अंबेडकर की पूजा नहीं हुई, संविधान की पूजा नहीं हुई, अंबेडकर सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ, तो ओबीसी का अस्तित्व मिट जाएगा। पप्पू यादव, इसलिए मैं आपको एक बात आग्रह करूंगा, आप सबको बधाई कि आपने एक प्रोसेस थॉट को शुरू किया, लेकिन इसको बृहद रूप से करिए, अवेयरनेस लाइए। आपकी बात को हम सदन में उठाते रहते हैं, इस सदन में आपकी बात को उठाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।